नमस्कार। आज एक ज़रूरी संदेश के साथ आपके समक्ष हाजिर हो रहा हूँ। एक हमारा विरोधी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना है, वैचारिक तौर पे भी ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई नरीपजीत सिंह ठाकुर, पूर्व महासचिव भाई गेतराम जी, भाई विनोद सिंगटा जी, जो इतनी चालाकी से अटैक करते हैं कि जब उनके सामने हम होते हैं तो हमें बड़ा भाई कहते हैं, और पीठ पीछे जहाँ मौका उनको लगता है वहाँ वो एकदम जो है अटैक करने से, बिना कारण जाने अटैक करने से नहीं चूकते। और मन ही मन वो ये उनके दिमाग में रहता है कि किसी न किसी तरह संगठन में वो अपने हाथ में लिए जाए। देखिए, मैं कोई ज़्यादा संगठन में आगे काम करने का बड़ा इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल में जो करना था मैंने देख लिया। लेकिन जो ये विरोधी ग्रुप है, इसने जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से भाई नरीपजीत सिंह जी मुझसे चुनाव हारे, तब से उनको टीस रही कि वो चुनाव हार गए और गैर नाजायज़ और जायज़ तरीका छोड़िए, नाजायज़ हर तरीका उन्होंने अपनाया और झूठे 5-10 लोगों को इकट्ठा करके मालाएं पहना के प्रधान भी बन गए, अखबारों में झूठी खबरें छाप दी और उनका भरपूर साथ दिया भाई श्री गेतराम जी ने। ये गेतराम जी वही है। अभी जो 5-7 दिनों पहले हम यहाँ धर्मशाला के मेरे भाई आए थे, तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे, तो अचानक ये भी अब रात को कहीं से 10-11 बजे पहुँच गए और वहाँ मेरी बड़ी बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे कि मैं जो है बहुत अच्छा प्रधान हूँ, लेकिन चलो कई बातों पे हमारा विरोध है। और ये बता रहे थे कि मुझसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इसके गवाह भाई नारायण जी है, जरनैल जी है, उनके सामने बातें बोल रहे थे और बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और साथ में बोल रहे थे कि मुर्दों के आप कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सब जलील करेंगे। ऐसी ऐसी करके मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। मैं उठ के वहाँ से चला आया, क्योंकि मैं फालतू की बात सुनने का मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं भाई गेतराम जी को अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि उनकी मंशा क्या है और वो संगठन का किस तरह से दुरुपयोग करना चाहते थे। और उसके बावजूद भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद वो अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, वो रास्ते पे आएंगे। लेकिन उनके मन में ये रहा कि सिर्फ मुझे किसी तरह नीचा दिखाना है। और इसी कड़ी में आज एक पैरेलल ग्रुप में एक संदेश फ्लोट हुआ कि एक हमारे क्लर्क है, देखिए उनको ये भी नहीं पता, सिर्फ मुझे बदनाम करना है। बेसिकली है वो क्लर्क, उस सीनियर असिस्टेंट लिख रहे हैं भाई चैन राम जी, अर्बन डिवीज़न में। उनकी लगभग 1.5-2 साल पहले उनकी धर्मपत्नी का कैंसर से जब निधन हुआ था, तो हमने एक संदेश डाला था कि उनको हम उस निधन पर, उनकी धर्मपत्नी के निधन पर हम जो है हेल्प करना चाहते हैं। कुछ पैसा इकट्ठा करके हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। वो पैसा हमने हरिद्वार के लिए, धर्म शांति के लिए नहीं दिया था, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि वो पैसा तो तुरंत मिल जाना चाहिए था। वो पैसा हमने जब कलेक्ट किया तो उसके महीने बाद ही चैन राम जी के मुझे संदेश मिलने लगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि वो पैसा मुझे कब दे रहे हैं, मुझे ज़रूरत है। जबकि उनको किस चीज़ की ज़रूरत, जब उनकी धर्मपत्नी को, मैं आपको बताऊं, पहले उनकी धर्मपत्नी को कोई पानी भर गया फेफड़ों में, सबसे पहले हॉस्पिटल उनके साथ मैं गया। रात को मेरी धर्मपत्नी और मैं उनके साथ रहे। जब उनकी तबीयत बिगड़ी, मेरी वाइफ उनके साथ थी, हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसके बाद जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद भी वो बड़े डिसहर्ट हुए। मेरे दोस्त जो प्रोफेसर एंड हेड है कैंसर हॉस्पिटल के, डॉक्टर मनीष गुप्ता, उनसे अपॉइंटमेंट मैंने ली और उनकी धर्मपत्नी ने आखिरी जो सांस है और जो आखिरी नब्ज़ मेरे हाथ में थी उनकी, जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब भी मैं वहाँ पर मौजूद था। पल पल में उनके साथ रहा। जब जब चैन राम जी की हेल्प की, जिस तरह की तन मन धन से हेल्प की ज़रूरत पड़ी, मैंने हेल्प की। उनको नहीं दिखाई दिया होगा तो ईश्वर उसको देख रहा होगा, ईश्वर ने देखा होगा। उसके बावजूद भी चैन राम जी छटपटा रहे थे। रात को 10-11 बजे मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है और चैट भी है, वो चैट भी मैंने संभाल के रखी है। मुझे पता था ऐसा होगा और वो लगातार मुझसे पैसे मांग रहे थे। देखिए, जब हमें लगा कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बहुत डिप्रेस्ड है और साथ में वो बहुत ज़्यादा जो है मदिरापान का इस्तेमाल उन दिनों कर रहे थे
और रूटीन में भी वो खूब मदिरा पान करते हैं। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पे जाना नहीं चाहता। उनके साथ मिलके अब ये जो लोग मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे अब जवाब देना बहुत ज़रूरी लगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने ज़रूर पैसे इकट्ठे किए हैं, और उस पैसे को इकट्ठे करने के बाद जब मैंने चैनराम जी की बात अपने कार्यकारिणी के समक्ष रखी, और मैंने कार्यकारिणी को बोला कि मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि वो जो पैसा है चैनराम जी को देने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैनराम जी को सैलरी मिल रही है, और जो उनकी इलाज में जो खर्चा होना था वो सारा रिम्बर्स हुआ है, और कैंसर का जो इलाज है वो लगभग फ्री होता है। लेकिन उनको मदद की ज़रूरत किसको है, कौन 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 उनके पीछे रह गए? तो उनके परिवार में चैनराम जी के साथ उनके 2 बच्चे जो छूट गए, एक बिटिया एक बेटा। हमने फैसला लिया, जब हमें लगा चैनराम जी की जिस तरह से डिमांड को देख के उनको, अदरवाइज़ हम खुद देते अपने हिसाब से, हमने मित्रदेव जी को भी तो पैसे दिए थे। तो जब लगा कि ये पैसा कहीं दुरुपयोग हो जाएगा, तो हमने फैसला लिया, कार्यकारिणी के समक्ष रखा। कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि जो भी धनराशि इकट्ठी हुई है वो एफडी में जाएगी, और जो भी उसका एफडी का ब्याज होगा वो 2 हिस्सों में जाएगी। एक बेटी को तब, एक हिस्सा, आधा हिस्सा बेटी को, आधा हिस्सा बेटे को तब मिलेगा जब बेटी की शादी होगी, तो शगन के रूप में हम देंगे विद ब्याज, जो भी एफडी का ब्याज होगा। और बेटा जब हायर एजुकेशन के लिए जाएगा उसको भी ब्याज मिलेगा। कार्यकारिणी ने इसमें हामी भरी। मैंने चैनराम जी को बोला कि आप बच्चों को लाओ, हम उनको देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं आऊँगा, आप, ऐसा है, ये कोई पुरस्कार थोड़ी है। देखिए, हम आपकी दुख की घड़ी में आपको कंपनसेट करना चाह रहे हैं, हमने आपके लिए कलेक्शन किया है, तो आप क्यों नहीं बच्चों को लेकर आ रहे? काफ़ी समय हो गया था, 5-6-7 महीने हो गए थे। तो उन्होंने इस बात को डिसाइड, कई बार मैंने उनको बोला, वो चाहते थे कि उनको दिए जाएं पैसे, और मैं और हमारी कार्यकारिणी हक में नहीं थी। जिस तरह की हालत में वो रात को मुझे 12-12 1-1 बजे भी उन्होंने फ़ोन किया, मुझे बहुत कोशिश की, मैंने उनको क्लियर किया। उनके दफ्तर के लोगों को भी मैंने बताया, जब उन्होंने दफ्तर के लोगों से भी मेरे ऊपर दबाव डाले थे कि ये मेरे पैसे दिला दो। जो आदमी अच्छी सैलरी ले रहा है उसको उस मदद की ज़रूरत नहीं। हाँ, बच्चों को मदद की ज़रूरत ज़रूर हो सकती है जब उनकी शादी होगी, और जब उनका जो माँ उनको छोड़ के गई है, जब उनका हायर एजुकेशन तब होगी। तो हमने तब ये फैसला लिया था, ये कोई छुपी बात नहीं है। सब ने इसको, हमारी कार्यकारिणी ने एग्री किया, और कार्यकारिणी सर्वोपरि होती है। रही हिसाब देने की बात, हिसाब वो जो लोग मांग रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का 1 रुपये का योगदान नहीं है। हमारी कार्यकारिणी के वो मेंबर नहीं है, हमारे उसमें उनको निष्कासित किया हुआ है, और हमारे उसमें हमने उनको बुलाने पर भी हमारे उसमें नहीं आते। वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं सीधा सीधा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस प्रकाश बादल को किसी ना किसी तरह, कोई ना कोई हथियार मिलके उसको नीचे गिराना है, उसको नीचा दिखाना है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचानी है। और आज तो एक मित्र, मैं बड़ा हैरान हो गया, मुझे पता तो पहले से था, जब मुझे वोट मिले, मैंने कैलकुलेट किया किस किस ने मुझे वोट दिया है, मुझे पता था वो भाई साहब मेरे साथ नहीं है। आज वो भी मुझे सिखा रहे हैं कि मैंने गलत किया। ये मेरा फैसला नहीं है, ये कार्यकारिणी के ध्यान में लाकर ये फैसला लिया गया था। और नेक्स्ट जनरल हाउस जब भी होगा, उसके बाद जनरल हाउस 1-1.5 साल से हो ही नहीं पाया, और जो हुआ उसमें उन्होंने आने से मना कर दिया। तो उसके बाद हमने ये बोला था कि जब हमारी कंक्लूडिंग जनरल हाउस होगा लास्ट में, तो हम पिछला जब से पैसा कलेक्ट हुआ तब का ब्याज, और उसके बाद आगे एफडी करेंगे बिटिया की शादी तक और बेटे के हायर एजुकेशन तक, और उसको हम 2 आदमियों के नाम प्लेज करेंगे। चैनराम जी के नाम भी नहीं हम करेंगे, हम 2 आदमियों के नाम एफडी को प्लेज करेंगे, और बच्चों को उस समय मिलेगा जब बच्चे हायर एजुकेशन या शादी बच्चे की हो जाएगी। ये हमने फैसला लिया है, और हम इस फैसले पर अडिग है। आपको हिसाब चाहिए किसने कितना पैसा दिया, उसकी एक एक डिटेल है, एक एक बंदे के नाम मैं शेयर करूँगा। आप बताइएगा कि और किसी ने भी दिया होगा, हम उसको वहीं पर क्लियर करेंगे। मैं एक एक आदमी के नाम वाइज गिनाऊंगा, कितने पैसे आए, कितने पैसे हमें मिले, और किस किस ने दिए। और जो लोग ये लांछन लगा रहे हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया है, और ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमारी कार्यकारिणी का ये फैसला फाइनल है। तो ये कलेक्शन हुई है बिल्कुल, और हमने जानबूझकर चैनराम जी को पैसा नहीं दिया है। हम बच्चों को, उनके बच्चों को आधा आधा ये पैसा देना चाहते हैं।
चैनराम जी के पास सैलरी है, उसका पैसा उन्हें मिल रहा है और वहाँ से वो गुजारा अच्छे से कर रहे हैं। इससे पहले मित्रदेव जी जो थे हमारे, मित्रदेव जी थे, उनका देहांत हुआ। उनके लिए भी हमने धन इकट्ठा किया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी पीछे रह गई थी जो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था। उनके इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उनको हमने तुरंत पैसा दिया, और उसमें भी मैं आपको बता दूं, जो पैसा मेरे अकाउंट में आया वो हमने वहीं पर गूगल पे किया। पूरी कार्यकारिणी उनके घर गई थी, और जो कैश था मैंने नारायण जी को, जो धर्मशाला के हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने बोला कि आप इस पैसे को भी मेरे अकाउंट में डालो, सारा पैसा एक साथ हम गूगल पे करेंगे, उनके खाते में डालेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कैश हम कैश ही दे देंगे। और बाद में पता चला जो कैश 60,000 इकट्ठा हुआ था वो जो है ससुराल वालों ने उनकी धर्मपत्नी को दिया ही नहीं, लेकिन जो हमने जो गूगल पे किया है वो उनके अकाउंट में, मेरे अकाउंट के थ्रू गया हुआ है। मेरे अकाउंट क्यों? मेरा अकाउंट इसलिए कि कोई भी अपने अकाउंट में पेमेंट नहीं ले रहा था। तो एसोसिएशन के पास जब अपना अकाउंट नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं है, पिछले एसोसिएशन ने हमने कोई कागज़ नहीं दिए, तो मैंने बीड़ा उठाया कि मैं अपने अकाउंट में डालूंगा और क्लैरिटी के साथ डालूंगा, और उसमें नज़र आएगा स्टेटमेंट, किसी को चाहिए हम स्टेटमेंट दे देंगे, तो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन चैनराम जी की जिस तरह की, चैनराम जी मुझे पहले से, चैनराम जी भी छटपटा रहे थे। उन्होंने कई बार मुझे थ्रेट किया कि मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मैंने उनको ओपन कहा था, मैं आपको चैट दिखा दूंगा। आज से नहीं बात, आज तो ये बात इसलिए उछली है क्योंकि अर्बन डिवीज़न की एक बहन जी, जिनका कोई ना लेना ना देना, जब एक कमरा, हमारे ऑफिस का कमरा अलॉट कर दिया गया अपनी मर्जी से, और डीएफओ साहब ने बोला कि खाली कर दो 10 मिनट में, तो बहन जी नीचे वकालत करने आ गई। और बहन जी बोलती है कि अगर ये कमरा खाली नहीं करते तो इनकी पौड़ियों में फाइलें वो कर दो, फेंक दो। ये बोल रही थी वो, और बदतमीजी कर रही थी। तो बहन जी के सपोर्ट में हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई नृपजीत आ गए। ये वही बहन जी है, जब मैं नृपजीत जी को चार्ज मिला था ग्रेड 1 का, भी वो ग्रेड 1 नहीं है, उस ग्रेड 2 है, तो उन्होंने अपने ग्रेड 1 के कमरे के बाहर नृपजीत सिंह ठाकुर सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 लिख दिया। तो मुझे बोल रही थी देखो आप इसको, इस बहन जी बोल रही थी कि इस मुद्दे को आप देखो, उधर उन्होंने बोर्ड लगा दिया, उछालो। उनके खिलाफ बोल रही थी। आज वो इकट्ठे हो गए, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता। कोई भी बोर्ड लगाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रेड 1 का बोर्ड लगाना लगा दो, जो है आप, वो तो सबको पता है आप क्या है। तो और उस दिन नृपजीत सिंह जी भी उसका फ़ायदा उठाते हुए बोलते हुए चले गए, चलो चलो मैडम आप, ऐसी भाषा थी कि आप कैसे कैसे लोगों के मुंह लगते हैं। इस तरह की भाषा जब कोई हमारे खिलाफ बोलता है, पूर्व अध्यक्ष होते और बहन जी एकदम, जिनके बहन जी के मैं सीनियरिटी के मैटर के लिए ऊपर लड़ रहा हूँ, उनके सपोर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ एक प्रेसिडेंट के नाते, और वो मेरे खिलाफ इस तरह के हथकंडे अपनाती है। तभी आज मामला उछला है, क्योंकि बहन जी ने देखा कि वो कमरा तो उनको मिला नहीं, तो मुझे बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे। एक मेरी झूठी शिकायत ऊपर लिख दी कि मैंने गाली गलौज की, और उसमें भी वो लोग बैकफुट पे आ गए जब अधिकारियों ने रिपोर्ट किया कि वो लोग गलत थे। और जब मैंने डीएफओ की एफआईआर दर्ज कर दी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, तब उन्होंने जब मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट करेंगे तो मैं भी कार्रवाई करूँगा ना। तो ये हथकंडा बहन जी की जो है साजिश है इसमें, और इसका इस्तेमाल नृपजीत भाई जी और हमारे गेट राम जी बखूबी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में मुझे वो किसी न किसी तरह, उनके पास और तो कोई रीज़न है नहीं मुझे हराने का। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि, मैंने एक बार कहा था, मैं उसी में खुश हूँ। आपने जो मेरा मान सम्मान किया है, जो मुझे जूते मरे हैं, लगे हैं जगह जगह से, वो मुझे मालूम है। मुझे आगे बढ़ने का आवश्यकता नहीं है, मैं तो वैसे ही मरा हुआ, मुझे क्या मारना। और बाकी फैसला ईश्वर करेगा इसका। तो लेकिन अगर मुझे आप डिफेम कर रहे हैं इस तरह से, तो मैं फिर आपको चुनाव के मैदान में देखूंगा, आप कौन जीतता है। मेरी सच्चाई जीतेगी या आप जीतेगी, आप आइए, फिर मैं चुनाव में आता हूँ। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक अपनी जो है सत्यनिष्ठा से काम किया है, बेईमानी मैंने नहीं की। मैं तो हर महीने, तो मैं, आप यहाँ आइए शिमला में, जो बेजुबान जानवर है उनके लिए मैं 10-15 हज़ार तो हर महीने फीड खरीदता हूँ, और उनकी भी मैं सेवा करता हूँ। तो मैं किसी लेडी या किसी दिवंगत आत्मा के नाम इकट्ठा किया हुआ पैसा खाऊंगा? मैंने कोई पैसा ना खाया, और जो भी पैसा है वो कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार ही एक योजनाबद्ध तरीके से
उनको सौंपा जाएगा और आप अगले और उसका हिसाब हम जनरल हाउस में देंगे, ग्रुपों में हिसाब नहीं होता है। क्योंकि आपने मेरी बदनामी, मुझे कई लोगों ने आज गालियाँ दी फ़ोन पे और मुझे भद्दी भद्दी भाषा बोली कि अगर आपको इतनी ज़रूरत है तो टोकरा भिखारी मुझे कहा। ऐसे लोग जिनको जो प्रमोट ही ना सुपरटेंडेंट नहीं बन जाते, वो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। ये गालियाँ सुनना मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं आप हिमाचल के लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि हमने प्रॉपर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उस पैसे को सुरक्षित रखा है। उस पर ब्याज के साथ हम उसको देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन देंगे हम बच्चों को ही। चैन राम जी को हम वो पैसा नहीं देंगे, ना उसकी ज़रूरत है। हमने हेल्प के लिए इकट्ठा किया था, किसको देना कैसे देना ये कार्यकारिणी तय करती है, प्रकाश बादल तय नहीं करता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपने जो मुझ पर फेथ किया है, और आप जिन लोगों को मुझसे तकलीफ़ है, आप जनरल हाउस में आइए। मैं एक एक आदमी ने कितने पैसे दिए उसका पूरा हिसाब दूंगा। और कई लोगों ने बोला कि ये पूरा हिमाचल घुमा एसोसिएशन के पैसे से है। और विनोद सिंगटा जी बोलते हैं तो बहुत बुरा हो रहा है। विनोद सिंगटा, अब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। वो ऐसे तो बड़ा भाई मुझे बोलते हैं, लेकिन जब अटैक की बारी आती, जहाँ मुझे कमज़ोर देखते हैं वहाँ एकदम वो डांग मारने के लिए, डंक जैसे मारते हैं ना, बहुत जहरीला डंक मारने की कोशिश करते हैं। ये छोटे भाई का ये फ़र्ज़ होता है, तो कोई बात नहीं, इसका ईश्वर फैसला करेगा। आप लोगों ने जो मेरे विरोधी है, जो मुझ पर आज ये लांछन लगाया है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सबके सामने कहता हूँ कि हे ईश्वर, अगर इसमें कोई छल कपट या ये जो लोग लांछन मुझे लगा रहे हैं, अगर इनका ये लांछन सत्य हो तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। और अगर हमारी नीयत साफ़ है तो उनको इस झूठ की सज़ा मिलेगी। सामने सामने दूध का दूध पानी हो जाएगा। ईश्वर की अदालत पे, ईश्वर के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि हमने गलत किया या सही किया, और हम उस पैसे देने को वचनबद्ध है कि नहीं है। मुझे बदनाम करने वाले लोग, अगर उन्होंने मुझे बदनाम किया होगा, मेरे ऊपर झूठे लांछन लगाएंगे, तो ईश्वर इसका फैसला करेगा और आपके सामने फैसला होगा। और ईश्वर के फैसले जल्द होते हैं थोड़ा, लेकिन जब होते हैं तो बड़े कटु होते हैं, और पता लग जाता है कि ईश्वर ने फैसला कर दिया। तो ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। और हिमाचल में घूमने की जो बात कर रहे हैं, मैंने हर जगह जहाँ भी मैं हिमाचल में गया हूँ, मैंने अपना पैसा, अपने पैसे से गया हूँ। मैंने पेट्रोल अपने पैसे का डाला, एक भी रुपया मैंने एसोसिएशन का खर्च नहीं किया है। रही बात मेंबरशिप की, तो हमने 2.5 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा किया है, और 6 लाख रुपए के आसपास मैं खर्च कर चुका हूँ। वो हिसाब हम आपको जनरल हाउस में देंगे। तो मैं अब उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप देख लीजिए कि आपने इकट्ठा नहीं भी दी है। अगर नहीं दी तो आप किस मुंह से हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब जिन्होंने मांगना है उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने मेंबरशिप दी है कि नहीं दी है। जिन लोगों ने मुझे मेंबरशिप दी है, वो मेंबरशिप भी हमने प्रॉपर अपने पास, हमारे पास है। और मैंने ये कहा है, मुझे लोगों ने कहा कि आप अपना जो आपने पहले खर्च किया उसको यूज़ करो। उसके बावजूद भी मैं जनरल हाउस में आपको बताऊंगा कि जो हमारा खर्चा है, एसोसिएशन अपने हिसाब से काम करती है। हमने जो भी काम करना है, JOIT की सैलरी के टाइम अजय श्रीवास्तव जी को हमने पार्टी दी, आपसे भी हमने सहयोग मांगा। हमारे पास 40-45 हज़ार खर्च हुए, 1,82,000 रुपये हमने वहाँ पर खर्च किया है ना। और जो गिफ्ट वगैरह किए हमने अलग किया, हम उनको ऑनर करना चाहते थे। RK गुप्ता जी के लिए हमने 50-60 हज़ार रुपये खर्च किए, तब हमारे पास फंड्स नहीं थे। उस समय मैंने अपनी जेब से खर्च किए, फंड्स तो बहुत बाद में आए। तो हमने पैसे को, मैंने अपनी जेब से खर्च करने वाला आदमी हूँ मैं किसी का पैसा खाया नहीं है, और मैंने अपनी जेब से लगाया। और बाद में मेंबरशिप से अगर 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं तो वो भी कम है। हमारे 5-6 लाख खर्च हुए, उसको नहीं मैं मांग रहा, मैंने मांगे भी नहीं है। लेकिन मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आप ये देख लीजिए कि मैंने किया क्या है। आज जो हमारे काम है वो सबके सामने दिख रहे हैं, उसकी मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों ने ये बताया कि शिमला से मेंबरशिप नहीं ली गई। मैं हर शिमला में अपनी कार्यकारिणी को बोलता रहा कि मैत्री यात्रा ऑर्गेनाइज़ करो, किसी ने बुलाया नहीं तो मैं किससे पैसे मांगूँ। मैं किसी की सीट पे जा कर तो भीख मांगने से रहा, भीख मांगने की मेरी आदत नहीं है। और चैन राम जी के बाद, जब चैन राम जी वाला मैटर हुआ, ये अभी से थोड़ी चला हुआ, बहुत पहले से वो कोशिश कर रहे थे किस तरह वो मंच पे आए। हमने उसके बाद मैंने ये फैसला ले लिया कि अब मैं पैसा नहीं मांगूंगा, ना मैं अपने अकाउंट में पैसा लूँगा। मैं इस तरह की बदनामी नहीं चाहता हूँ। ये हमने उसके बाद आज तक कोई पैसा इकट्ठा नहीं हुआ।
लोग बोले रजनीश के लिए क्यों नहीं किया जो हमीरपुर में डेथ हुई। मैं बदनामी नहीं लेना चाहता। एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए उसके बाद इकट्ठा हुआ पैसा हमने सीधा बोला कि फॉरेस्ट गार्ड के अकाउंट में डालो, उनका घर जल गया है। क्योंकि मैं इस तरह की लांछन, अभी तो 50-60 हज़ार रुपये जो इकट्ठे हुए उसके लिए इतना बवाल खड़ा कर रहे हैं, तो मैं क्यों ये इस तरह का बोलूँ। मैं आपके काम करता रहूँगा। तो मैं इसी आशा के साथ कि मेरी बात आप तक पहुँचेगी। मैं आने वाले जनरल हाउस में किसी को भी हिसाब लेना है, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। आप जनरल हाउस में आइए, अभी जनरल हाउस हम अगले महीने कर देंगे, आपको सारा हिसाब दिया जाएगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे आज डिफेम करने की कोशिश की है, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उसका फैसला करे। और अगर इन्होंने गलत और झूठे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए हैं तो मेरी ये दिल से आज मैं अपनी पीड़ा से बोल रहा हूँ कि इनको उसकी सज़ा भी मेरे सामने दे। और जब सज़ा मिलेगी तो मैं उस दिन आपको बताऊँगा कि ये जो है सच की जीत होती है। मैं सच के साथ हूँ, ईश्वर के सामने खड़ा हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। जो भी अगर छल कपट मैंने किया होगा वो सामने आएगा, और जो हथकंडे इन्होंने अपनाए होंगे इनका जवाब आने वाला चुनाव देगा, और इनका जवाब आप लोग देंगे, आपके सामने आएंगे। नमस्कार।